है ना। तो आज किससे बात करने वाले हैं हम? फेजर डायग्राम। किस पे? फेजर्स और फेजर डायग्राम। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझना फेजर्स क्या होते हैं और फेजर डायग्राम क्या होता है। एक लाइन में डेफिनेशन ने कहा है कि अ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स। इन्हीं रोटेटिंग वेक्टर्स को फेजर्स कहते हैं। along with proper phase angle between them is called phasor diagram और अर्गन डायग्राम। आपको पता होगा, जैसे हमने अभी बताया ना, करंट और ईएमएफ, इनको एज अ रोटेटिंग वेक्टर हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? रोटेटिंग वेक्टर। इन्हीं रोटेटिंग वेक्टर्स को ही क्या बोलते हैं? फेजर्स कहते हैं। और इनको जब एक डायग्राम पर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हम क्या बताते हैं? फेजर डायग्राम हो गया, है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये करंट और ईएमएफ जो होता है वो तो स्केलर होता है, तो वेक्टर्स क्यों बोलते हैं, है ना। तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये ऐसा समझो पीरियोडिक होता है ना। अल्टरनेटिंग करंट में साइनोसॉइडल नाम सुना है? साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन होना, मतलब कि एक टाइम के बाद क्या करना, वही चीज फिर से रिपीट करना। जैसे साइन फंक्शन, साइन वेव होती है ना, ऐसे करके ऐसे चलती है। कॉस फंक्शन की वेव ऐसे ऐसे चलती है ना, बस एक जीरो से पास होती है, एक जीरो से पास नहीं होती है। तो ऐसे फंक्शन या फिर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको साइन या फिर कॉस के फंक्शन में लिखा जा सकता है, उन्हें साइनोसॉइडल फंक्शन कहते हैं। नहीं समझे? जैसे एसी ईएमएफ ऐसे से चलती है ना, ग्राफ ऐसे होता है ना, इनको हम साइनोसॉइडल कहते हैं। समझ गए ना? तो हमने क्या बताया, एक हम डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या सीखा? फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। तो फेजर्स क्या होते हैं? ये रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। फेजर्स क्या बोलेंगे? देख ना रहा हूं, इधर बैठ जाओ आप। रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं। किनको हम रोटेटिंग वेक्टर्स कहते हैं? ये जो आपके करंट और मतलब ईएमएफ ई और करंट आई है ना, एसी के लिए। और इसका इक्वेशन क्या होता है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और I क्या होता है? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखो साइन साइन है दोनों में, साइनोसॉइडल ग्राफ बनाएंगे। डन। अब फेजर डायग्राम क्या होता है भाई? चूंकि हमने वेक्टर कहा है, क्या कहा हमने? तो हम E को ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे, और I को ऐसे। जहां पर इनकी वेलोसिटी क्या लेंगे हम? ओमेगा। क्या लेंगे? एक डायग्राम बनाते हैं। इसको अर्गन प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्गन प्लेन। ARGAND, अर्गन प्लेन। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने कहा कि एक रेड वाला हमने बना दिया ये वेक्टर। ठीक है, मान लेते हैं करंट को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? करंट I को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह एक और वेक्टर बना दिया हमने। क्या? ये ईएमएफ को डिनोट कर रहा है। बोलो बात नहीं। ईएमएफ कितने एंगल पे था? मान लेते हैं 5 एंगल पे। कितने हैं? जो ईएमएफ है इसकी वेलोसिटी कितनी? ओमेगा है ना, दोनों की वेलोसिटी। ये भी ओमेगा वेलोसिटी से इधर घूम रहा है, ओमेगा, और ये भी ओमेगा वेलोसिटी से इधर घूम रहा है, ऐसे गोल गोल गोल। आई बात में? वेक्टर इसी बोला क्योंकि देखो ये बार 0 से स्टार्ट हुआ, पाई टू पाई, फिर 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई बार बार करेगा ना। हालांकि 2 पाई फिर 4 पाई फिर 6 पाई ऐसे करेगा, लेकिन बार बार सेम जगह से गुजरेगा ना, एक पीरियोडिक चेंज होगा, इसलिए इनको वेक्टर्स मान लेते हैं। बस नहीं, मान लेते हैं ये एंगल कितना है बेटा? ओमेगा टी। कितना है? ओमेगा टी। और जो ये वाला एंगल है, ये वाला, इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? अब अगर हमें, हाँ, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, तो इसका अगर हमें डायग्राम ऐसे बनाना, तो गोल गोल ऐसे सर्कल टाइप बना सकते हैं, ऐसे गोल गोल घूमेगा ऐसे करके। ठीक है, गोल है ना लगभग? ठीक। और ब्लैक वाले का अगर बनाना हो तो ऐसे। तो इस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? क्यों बोलो? फेजर डायग्राम बोलते हैं। समझा गया ना? एकदम सिंपल है, कठिन थोड़ी है। इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे हम फेजर डायग्राम। यहां पर आप कहोगे सर फाई क्या है ना? अगर आप ध्यान समझो तो ये, अगर हमें E की इक्वेशन लिखनी है, किसकी इक्वेशन लिखनी है? E की। तो E के लिए हम क्या लेंगे? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा
और आई के लिए लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि देखो उसका एंगल ज़्यादा है ना, उसका एंगल क्या है, ज़्यादा है, बस मैं ये टाइम पीरियड को शो करता है और ये करंट को शो करता है। यहाँ पर ईएमएफ और करंट दोनों होते हैं और ये टाइम को या फिर ओमेगा टी कह लो, एंगल को शो करता है। ठीक है, अब डन। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो यहाँ पर फाई एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यहाँ पर फाई क्या है, फाई है फेज डिफरेंस, क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। अब दो वर्ड्स यूज होते हैं, कितने वर्ड्स यूज होते हैं, दो, एक होता है लीड्स और एक होता है लैग, लीड्स और लैग, मतलब समझा, लीड करना मतलब आगे आगे चलना, लैग करना मतलब पीछे पीछे चलना। कभी कभी फोन क्या करते हैं, जैसे बहुत लोग पबजी या गेम वगैरह खेलते हैं तो कहते हैं यार लैग कर रहा है, लैग कर रहा है मतलब शूट पहले किया लगा बाद में, मतलब गोली बाद में निकली, या फिर हेडफोन्स वगैरह लैग कर जाते हैं, मतलब शॉट यहाँ पर मार दिया, साउंड सुनाई बाद में दिया, नहीं समझे, तो मतलब कुछ टाइम गैप आ जाना, क्या आ जाना, गैप आ जाना। तो उसी तरह से यहाँ पर लैग और लीड चलेंगे। जैसे इस कंडीशन में देखेंगे तो इसमें करंट देखो फाई एंगल आगे है ना, करंट जो है फाई एंगल, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे, हेयर करंट, करंट आई लीड्स, क्या कर रही है, लीड्स मतलब आगे चल रही है, लीड्स किसको, लीड्स द ईएमएफ, लीड्स द ईएमएफ ई बाय फेज एंगल या फेज डिफरेंस, जो भी लिख लो, फेज एंगल है फिर बाय फेज डिफरेंस फाई, फेज डिफरेंस। अब फाई को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर ये पाई के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पाई या फिर पाई बाई 2 जैसे लिखा है या फिर डिग्रीज में लिखा है ना, तो इसको या तो रेडियन में लिखा जाएगा या तो डिग्री में लिखा जाएगा, या तो रेडियन में होगा या तो आगे, समझ में, ठीक। तो आपको फेजर समझ में आ गया, फेजर डायग्राम समझ में आ गया। अच्छा, लीड समझ लिया, लैग कब समझेंगे, करंट आगे है ना, तो बाय डिफॉल्ट ईएमएफ पीछे चला, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड, क्या बोलेंगे, लैग्स बिहाइंड। अगर इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, ईएमएफ लैग्स बिहाइंड with the current I by phase difference phi। फिर वही समझ आया, ये इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और अगर यहां लिखना है, अब हमें किसको दिखाना है, ईएमएफ लैग कर रहा है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, लैग कर रहा है तो मतलब माइनस हो जाएगा ना, लैग कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, बस मैगी पक्का, किसमें प्लस, आई वाले नहीं, हमने इसी का उल्टा करके बता दिया ना, इसी का उल्टा, तब होता क्या कि ये ई जो है, ई क्या कर रहा है, लैग्स, हाँ ये है, तो तब ये पूरा एंगल ले लेते, क्या ले लेते, नहीं समझे, तब आई के साथ ओमेगा टी बनता, आई के साथ, तब ये पूरा क्या होता, ओमेगा टी, ऐसे करके, इस वाले केस की बात बता रहा हूँ, ये पूरा क्या होता, ओमेगा टी, नहीं समझे, तो ये फाई पीछे जाना पड़ेगा तभी तो ई मिलेगा, करंट के लिए ओमेगा टी आगे गए, अगर हमें ईएमएफ चाहिए तो फाई एंगल पीछे आएंगे ना, पीछे आने का मतलब माइनस करना पड़ेगा, तब ईएमएफ को पहुंचेंगे, आगे समझ में, हाँ ये होगा हमारा फेजर और फेजर डायग्राम। आपने लैग बिहाइंड और लीड्स का मतलब भी समझ लिया, डन। अब हम सीखेंगे कुछ सर्किट, एसी सर्किट्स, ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एसी सर्किट। सॉरी, नेट बहुत स्लो चल रहा है आज।
उसका ग्राफ भी तो बनवाना था, कल लास्ट क्लास में तुम लोग यही बोले थे ना कि सब भैया बाद में बनवा दीजिएगा। चलो बाद में बता देंगे, इसको मिटा दो। चलो इसी पे कर लेते हैं। अब हमें सीखना है क्या, एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग सर्किट्स, या इन्हीं को कहते हैं एसी सर्किट्स। कितने होते हैं एसी सर्किट्स? देखो 7 टाइप के होते हैं, प्योर और कॉम्बिनेशन मिला के कितने होते हैं टोटल? 7 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है आर टाइप। क्या होता है? यही बना दूं, आ जाएगा क्या? चलो देख, कोशिश करूंगा इसी में आ जाए, छोटा छोटा। 1 2 और 3 4 5 और 6। एक होता है बेटा एल टाइप। क्या होता है? दूसरा होता है आर टाइप, अगला होता है सी टाइप, है ना? इनको बोलते हैं प्योर सर्किट, प्योर एसी सर्किट। ठीक है, क्या बोलेंगे? और एक होता है जैसे एल है ना, एक होगा एलसी सर्किट, एलसी टाइप। आगे सर्किट लिख सकते हो ना, एलसी टाइप सर्किट, आर टाइप सर्किट। ठीक है, एलआर टाइप, एलआर, और क्या आ जाएगा फिर? आरसी आ जाएगा ना। एलसी हो गया, एलआर हो गया, अब सॉरी एलसी हो गया, एलआर हो गया, अब आरसी बचा ना, आरसी टाइप। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एल किसको डिनोट करता है? इंडक्टेंस को। किसको? इंडक्टेंस को। इंडक्टेंस होती है ना, इंडक्टर की इंडक्टेंस क्या होती है? एल होती है। सेल्फ इंडक्टेंस ना, म्यूचुअल को हम बोलते थे, जिसकी यूनिट हेनरी होती है। तो इसका जो सर्किट बनेगा ऐसे बनता है। ये एसी सोर्स है, ठीक है। अभी बनाना नहीं, क्योंकि इससे मिटाऊंगा, अभी बनाना नहीं भूल जाए। डन। और सभी में एसी सर्किट जोड़ लो, एसी सोर्स। देखो ये हम सोर्स में ऐसे वेव बना दे रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है? ये एसी सोर्स है। एल टाइप मतलब इंडक्टर जुड़ा हुआ है। इंडक्टर कैसे बनाते हैं? स्प्रिंग जैसा ना, है ना। आर मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं ना, ऐसे करके। सी मतलब कैपेसिटर है, इसमें क्या जोड़ेंगे? कैपेसिटर। समझ गए ना। एलसी टाइप में मतलब एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। डन। दोनों प्लेट्स बराबर होनी चाहिए वैसे। और एलआर मतलब एक इंडक्टर होगा और एक, और यहां पर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? क्या बन सकता है? एलसी, एलआर हुआ, एलआर लिखा है क्या? लिखा है। एलसी हो सकता है, एलसी लिखा है ना। आरएल हो सकता है, लिखा है। आगे पीछे कर लो, क्या दिक्कत है? आरसी हो सकता है, लिखा है। सीआर हो सकता है, लिखा है। आगे पीछे कर लो, बस 3 है ना। लास्ट एक और बचा, जिसे हम क्या कहते हैं? एलसीआर सर्किट। क्या बोलते हैं? एलसीआर सर्किट। बोलो बात नहीं। अब यहाँ पर कुछ चीजें काम करती हैं, जैसे ऐसे समझो। आपने सीखा होगा आर मतलब रेजिस्टेंस होता है ना, आर मतलब रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो अपोज करेगा, जो अपोज, किसको अपोज करेगा? करंट की फ्लो को, फ्लो ऑफ चार्ज को जो अपोज करता है, बैरियर पैदा करता है, उसे हम बोलते हैं क्या? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। कहाँ लिख दूं? यहीं पे लिख दूं? और इसको आर से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। एल के लिए क्या बोलते हैं? एल के लिए बोलते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। किससे डिनोट करते हैं?
XL किसे नोट करेंगे? बस में आ गए ना? ठीक, यही लिख दूं क्या एक साथ में? XL, X मतलब जैसे यहाँ पे R है वैसे यहाँ पर X है, बैरियर इन फ्लो ऑफ करंट। L क्या डिनोट करेगा? ये इंडक्टर के लिए। उसी तरह से कैपेसिटर के लिए क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि XC बोलते हैं इसको। कोई दिक्कत? जब कंबाइन हो जाता है क्या हो जाता है? तो इम्पिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना? काम सब वही करेंगे, जो रेजिस्टेंस काम करता है, जो रिएक्टेंस काम करती है, वही काम इम्पिडेंस करेगा, बस नाम अलग अलग है। नहीं समझे? सिर्फ प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इस सर्किट को क्या बोलेंगे? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। डन। इस केस में बोलते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं? क्योंकि L भी है और C है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे इम्पिडेंस। IMPEDENC Z, सब में इम्पिडेंस बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी इम्पिडेंस Z बोलेंगे और इसमें भी इम्पिडेंस क्या क्या बताओ जरा। ये Z क्या है? इम्पिडेंस लिखा है सामने, बैरियर इन फ्लो ऑफ करंट। पास में आएगी। अगला एक होता है LCR सर्किट। क्या होता है? 6 हो गए और 7वां लिख लो, LCR टाइप। ठीक है, तो उसमें L भी होगा और C भी होगा, R भी होगा, सब AC सोर्स जुड़े होंगे। समझ पाए? L मतलब इंडक्टर जुड़ा होगा, C मतलब कैपेसिटर हुआ, R मतलब रेजिस्टेंस हुआ। LCR, कभी कभी इसको LRC भी पढ़ देते हैं तो घबराना नहीं। ठीक है, LCR हो चाहे ऑर्डर मेंशन हो, मतलब मैटर नहीं करता। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी सब समझ गए। यहाँ पर भी इम्पिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस बोले तो Z। इम्पिडेंस क्या है? अभी बताया था, बताओ इम्पिडेंस क्या है? रेजिस्टेंस पता है क्या होता है? क्या होता है? बैरियर। बस वही चीज होता है, जो रेजिस्टेंस काम करता है वही इसमें। जैसे रजिस्टर जुड़ा है, इसके लिए तुमने बचपन से पढ़ा है। R होता है। अब ये भी तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे ना, कैपेसिटर और ये, तो इनके लिए बैरियर होगा तो क्या बोलेंगे? इम्पिडेंस बोलेंगे। प्योरली होता है तो रिएक्टेंस बोलते हैं, और अगर एक साथ मिक्सचर बना देते हैं तो इम्पिडेंस बोलते हैं। सिंपल बात। नहीं समझे? क्या समझे बताओ? ये इनके लिए जो बैरियर होगा उसे इम्पिडेंस। किसके लिए? सीधे बोलोगे सर, द बैरियर इन फ्लो ऑफ चार्ज इन AC सर्किट इज कॉल्ड AP, सॉरी इम्पिडेंस। समझ गए ना? इम्पिडेंस कब बोलेंगे? जब दो सर्किट होंगे, दो सर्किट और दो से ज्यादा। समझ गए ना? अब हमें बारी बारी से इन्हीं के बारे में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, तो अब करना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सारी चीजें डिक्टेट करूंगा, कुछ चीजें आपको लिखनी है, कुछ मैं यहाँ पे करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले डालो जरा AC सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर। इन सभी के बारे में देखो, इन सभी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, अलग अलग। समझ गए ना? तो दो क्लास और सभी, मतलब एक क्लास, 1 2 3 क्लास में पूरा होगा। ठीक है, तो पहले डालो हेडिंग R टाइप। नंबर 1 पे R टाइप पढ़ेंगे। हाँ देखो, अ सर्किट, हेडिंग लिखो, अ सर्किट कंटेनिंग ओनली, अ सर्किट कंटेनिंग ओनली ना, अ सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। R टाइप हुआ ना? ठीक, इसमें लिखो जो बोल रहा हूं। इट इज नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। इट इज नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट।
इट इज नोन एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। डन। बस अब हम जो जो लिखेंगे वो तो ध्यान से समझना, ठीक है। जरा इंक डाल लो। ठीक है, तो अब देखो हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। जैसे हम जो भी सर्किट पढ़ेंगे, अभी जो हमने फेजर्स पढ़ा था और फेजर डायग्राम पढ़ा था, ये हमें इन सभी के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने आर टाइप लिखवाया, ऐसा सर्किट, ऐसे सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर हो। फिर उसी तरह से इंडक्टर के लिए करवाएंगे, कैपेसिटर के लिए करवाएंगे, सबके लिए करवाएंगे, मिक्सर भी करवाएंगे। तो कुछ चीज़ें हमें लिखनी है। जैसे पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है क्या होता है, देन उसके बाद में उसका फेजर डायग्राम क्या होता है, फिर उसका ग्राफ कैसा होता है, देन उसके रिलेशन ई और आई में रिलेशन, और इम्पिडेंस का डेरिवेशन, इम्पिडेंस कैसा होता है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हमें सबके लिए करनी है, किसी में कम होगा और किसी में थोड़ा सा ज़्यादा होगा। डन। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, अ सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर। तो ऐसी सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, हाँ, तो पहले नंबर पे हम पढ़ रहे हैं आर टाइप। तो अभी हमने बताया आपको कि इसको क्या कहते हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। क्या कहते हैं, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। तो एक सर्किट बना लेते हैं जिसमें क्या जुड़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर, सिर्फ और सिर्फ ये एसी सोर्स है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर लगा दो। बोलो, बात समझ आ गई। अब अब देखो जरा, आपको पता है कि ये एसी सर्किट है ना, एसी सर्किट में ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है सबके लिए, E = E0 sin ωt, है ना। जो ईएमएफ होगा, अब चूंकि एक ही सर्किट है ना, हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग सर्किट पे अलग अलग डिवाइड हो जाता है ना। अब चूंकि एक ही लगा हुआ है ना, तो जितना ईएमएफ होगा वही यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट टाइम पे इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और सोर्स के द्वारा दिया गया ईएमएफ क्या होगा, इक्वल होगा। मेरी बात समझ आ रही? क्या लिखेंगे, एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी समय। इंस्टेंट का मतलब क्षण या समय, है ना। क्या बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सोर्स, ईएमएफ ऑफ will be equal to potential difference across resistor। समझ गए ना, इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। मतलब ये वाला ईएमएफ जो होगा E किसके बराबर होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलते हो, V बोलते हो ना, नहीं समझे, या डेल V बोल लो, जो भी आपको समझना हो, डेल्टा V चलेगा। अब एक बात, E का फॉर्मूला ये है ना, E = E0 sin ωt = डेल्टा V को क्या लिखते हो, IR, ओम्स लॉ से जानते हैं ना, डेल V = I अपॉन R नहीं IR। तो यहाँ से लिख लेंगे IR। हमें करंट की इक्वेशन निकालनी है, इसका निकालना है, करंट का R इधर भेज दें, तो लिखा है E0 अपॉन R मल्टीप्लाई था, डिवाइड में आ गया, sin ωt = I। देखो E/R लिखा है ना, E बाई, भैया V और E एक ही चीज तो होती है। अगर हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो ईएमएफ होता है, 2 पॉइंट के बीच की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो E/R क्या होगा, करंट ही तो होगा। अगर यहाँ नॉट लगा तो हम भी नॉट लगा भाई, मैक्सिमम पोटेंशियल में मैक्सिमम करंट मिलेगी, पीक वैल्यू ईएमएफ पे पीक वैल्यू करंट मिलेगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, I0। अच्छा, इसको एक बार में लिख लूँ, इसको क्या लिख लेंगे, I0 sin ओमेगा। बोल, बात में आ गई। तो हमारे पास करंट की भी इक्वेशन आ गई।
अब इनका और इनका हमें फेजर डायग्राम बनाना है और क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये चीज याद रखना, पीक करंट वाली, ठीक है। इस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल बनेगा। अब एक चीज समझो जरा, ईएमएफ E एंड करंट I आर इन सेम फेज। सेम फेज में ही तो है, देखो यहाँ पे ओमेगा टी यहाँ पर भी है और ओमेगा टी है ना, किसमें, सेम फेज में। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों ही मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे मिनिमम वैल्यू हो चाहे जीरो वैल्यू हो, सेम टाइम पे आएंगे। फेजर डायग्राम याद करो, करंट आगे था, पोटेंशियल पीछे था, तो करंट पहले पहुंचेगा, ये मैं बाद में पहुंच रहा था ना, है ना। अब यहाँ पर देखो दोनों सेम फेज में, मतलब पाई नहीं रहा, पाई गायब हो गया, खाली ओमेगा टी। अब दोनों साथ साथ चलेंगे। अब जब साथ साथ चलेंगे तो जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तब तब करंट मैक्सिमम मिलेगी, जब जब ईएमएफ मिनिमम होगा तब ईएमएफ मिनिमम, मतलब करंट भी मिनिमम मिलेगी। जब ईएमएफ जीरो हो जाएगा तब करंट भी जीरो हो जाएगी। बराबर नहीं, ठीक। तो इन्हें कहते हैं सेम फेज में, यानी कि फेज डिफरेंस जीरो है ना। यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस जीरो। फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब करंट और ईएमएफ दोनों किसमें, सेम फेज में। जीरो होने का मतलब क्या है, एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हो जैसा मैं लिख रहा हूं, ठीक है। करंट I एंड ईएमएफ E आर इन सेम फेज। समझ गया। अब हमें बनाना है इसका क्या, ग्राफ और फेजर डायग्राम, ठीक है। ग्राफ अलग होता है और फेजर डायग्राम अलग होता है, ठीक है। ध्यान समझना जरा अभी क्या होता है, ठीक है। देखो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं ना। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, E और I के। हमेशा ग्राफ E का बनेगा, I का बनेगा, E का बनेगा, I का बनेगा, सबके लिए, ठीक है। अच्छा, प्योरली आर टाइप रेजिस्टेंस के लिए साइनसॉइडल इक्वेशंस पूछे, क्या बताओगे, एक ये बता देना और एक ये बताओ, ठीक है। मेन यहाँ पर भाई दो चीजें, एक ये वाली इक्वेशन मेन है, एक ये वाली और एक ये वाला, ठीक है, न्यूमेरिकल की। अब आ जाओ ग्राफ की बात करें, ग्राफ बिटवीन E एंड I, E और I के बीच में ग्राफ, ठीक। ऊपर बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि नीचे भी लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ जाओ, सब लोग जा रहे हैं ना, सब लोग पढ़ चुके हैं, ठीक ठीक, जाओ जाओ। ये समझो, ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस क्या डिनोट करेगी, ईएमएफ और करंट डिनोट करेगी। x एक्सिस क्या डिनोट करती है, ओमेगा टी, अभी बताया था ना, डन। अब होगा क्या, ऐसे ही तो ग्राफ बनेगा इसका, ऐसे बनेगा ना। और दो चीजें हमारे पास, ईएमएफ है और करंट है, तो ईएमएफ कैसे जाएगा, ईएमएफ पे इसका थोड़ा सा या तो ऊपर बना लो चाहे नीचे बना लो, नीचे बना लेता हूँ या ऊपर ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, बड़ा हो जाएगा। ये एकदम इसी से हो के जाएगी। समझ पा रहे हो कुछ, ऊपर वाला जो शो कर रहा है, हाँ जाओ, ये जो ब्लैक वाली बना दी है मैंने लाइन, ये क्या शो कर रहा है, ईएमएफ क्या शो कर रहा है, और रेड वाली लाइन क्या शो करेगी, करंट शो करेगी, है ना। तो देखो यहाँ पर ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये क्या है 3π/2, और ये क्या है 4π। साइन भैया कहाँ, पाई पर 0 पर 4π पर 0 होता है ना, नहीं समझे। अब देखो ये करंट है ना, ये रेड वाली, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ मिली है ना, I0 है ना, कितने एंगल पे, π/2 पे, π/2 पे मिला ना,
सेम टू सेम ईएमएफ भी देखो π/2 पे मैक्सिमम मिला ना, नहीं समझा? सेम फेज में ना, सेम जगह पर ये मैक्सिमम मिल रहा है, सेम जगह पर जीरो हो रहा है, सेम जगह मिनिमम हो रहा है, सेम जगह जीरो हो रहा है, नहीं समझे? अब बनाएंगे इसका क्या, फेजर डायग्राम। बताओ फेजर डायग्राम क्या होता है, क्या खुद से इसको बना पाओगे? क्या इसको खुद से बना पाओगी? अब चूंकि फेज डिफरेंस जीरो है तो दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर बना देंगे, सिंपल सी बात है ना। इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा करेंगे, ये ई और आई बताएगा है ना, और ये क्या बताएगा, ओमेगा टी है, फिर इसको एक्स कह लो, सीधे सीधे इसको क्या बोलो, इसको वाई एक्स बोलो। हाँ जाओ, पढ़ चुके ना तब, लिख जाओ। सो यही करेगा, ठीक है। मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ सिर्फ। तो हमने करंट को रेड से दिखाया था ना, और करंट देखो मिनिमम वैल्यू है ना, इसलिए करंट वाला वेक्टर छोटा बनेगा, करंट वाला वेक्टर छोटा। अरे ज्यादा ईएमएफ होगा तो करंट तो उसी हिसाब से मिलेगा ना, नहीं समझे? चलो अभी समझाते करिए यहाँ। करंट का वेक्टर हमेशा करंट का मैग्नीट्यूड ईएमएफ से कम ही रहता है। जो वेक्टर की लेंथ होती है, वेक्टर की करंट की बेटा अगर 10 वोल्ट लिखा है तो करंट हमेशा जो आएगी वो 10 से कम ही आएगी। ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ये मतलब ये नहीं होगा कि 10 वोल्ट की बैटरी है और 20 एम्पियर करंट हो रहा है, ये कभी होगा ही नहीं। समझाएगी ना? मैग्नीट्यूड की बात बता रहा हूँ मैं। ये किसको, ब्लैक वाले किसको डिनोट कर रहा है, ईएमएफ। ये ई है और ये क्या है, आई है। यहाँ पर ये मैक्सिमम दे रहा है, क्या देगा, और ये आई यहाँ पर मैक्सिमम देगा। समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे लिख लो, चाहिए लिख लो यहाँ पे, इसके लिए रेड से यहाँ पे बना लो और ब्लैक से यहाँ पे बना लो, ठीक। ये है ई नोड और ये है आई नोड। इसकी इक्वेशन लिखेंगे क्या, अगर आप लिखना चाहें, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, और ये I को डिनोट करा ना, तो I इज इक्वल टू आई नॉट। फेज एंगल तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, फेज डिफरेंस जीरो है, यहाँ पर भी मैं साफ साफ लिख रहा है। और ये दोनों एंगल कितना बना रहे हैं, ओमेगा टी। समझ आ गया ना पूरा अच्छे से, डन। तो ये हो गया कौन सा ऐसी सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, है ना। एग्जाम में आ गया तो एकदम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, एकदम ऐसे लिखेंगे। और कहीं कहीं थ्योरी वगैरह है तो लिख पाओगे वो, जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे सेम फेज में है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जीरो होगा। अब हेडिंग लिखेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिख लो आराम से। हो गया। देखो अगर कंप्लीट साइकिल आपको दिखाना हो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अगर कंप्लीट साइकिल तो बस यहां तक बना देना, एक कंप्लीट साइकिल हो जाएगा। एक कंप्लीट साइकिल में करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होती है, कल पढ़ाया था, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, फिर उसके बाद में हमने पढ़ाया था इफेक्टिव, आरएमएस वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू,
RMS वर्चुअल इफेक्टिव ये एक ही चीज़ होती है, मीन और एवरेज एक ही होती है। जीरो होता है बेटा, EMF भी जीरो होता है और करंट भी जीरो होता है। एक कंप्लीट साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग EMF में जो एवरेज वैल्यू होती है जीरो होती है, EMF भी जीरो होता है और करंट भी जीरो होती है। ठीक है, वो पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, पढ़ाया था मैंने। ठीक है, अब हमें लिखना है AC सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। हेडिंग लिख लो पहले आप ये। containing only an inductor, AC circuit containing only an inductor। देखो दिख रहा है यहां से, क्या लिखेंगे? R टाइप था, अब कौन सा है? L टाइप ना, L टाइप। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इस बार क्या जुड़ेगा सिर्फ और सिर्फ? आ जाओ, ये AC है और इसमें एक इंडक्टर जुड़ जाएगा ये, ठीक है, सोलेनोइड टाइप का कुछ। L। अब बहुत ध्यान से समझना, इसको क्या सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो इसमें लाइन लिखो, इट इज नोन एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। It is known as purely inductive circuit. It is known as purely inductive circuit। लिख लिया? सच लगे क्या? है अभी कौन पढ़ रहा है अभी? हाँ? जोगिंदर जतिंदर है। ठीक है, बहुत ध्यान समझो रहा इसको। हमने बताया इसको कहते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। हमने कहा ये AC सर्किट है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। डन। अब एक बात बताओ, इसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ है तो इसका भी अपना एक EMF होगा। अब चूंकि इंडक्टर या फिर समझ लो एक सोलेनोइड टाइप की बनी हुई है, परिनालिका बनी हुई है, तो अब चूंकि AC देखो, ये पुराने उसमें जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में, AC करंट है ना, करंट बार बार कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी ज्यादा होगी। इस स्प्रिंग टाइप जो बना रखा है हमने, इंडक्टर बना रखा है, समझो ना, सोलेनोइड जो है, ऐसा समझ लो सोलेनोइड है, इसको तो हमने बना रखा है, इसमें भी करंट कम होगी ज्यादा होगी, कम होगी ज्यादा होगी। और हमने बताया है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो पास हो रहा होगा भाई, करंट की चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अब इसको बना दिया तो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, सोलेनोइड की तरह काम करता है। करंट कम ज्यादा तो इसमें फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आने के कारण इंड्यूस्ड EMF आ जाता है। कितना आ जाता है? सोलेनोइड के लिए एक फॉर्मूला लिखा जाता है माइनस का L di/dt, E इज इक्वल टू माइनस L di/, ज्यादा है कुछ नहीं। हाँ। तो ये EMF किसका है? सोर्स का। ये EMF किसका है? या हो गया। बंद, बंद कर दो इसको। ये EMF किसका है? सोर्स का, जो हमने सोर्स दिया है EMF। अब EMF ऑफ इंडक्टर या फिर EMF प्रोड्यूस्ड इन इंडक्टर, EMF प्रोड्यूस्ड इन इंडक्टर। भाई प्रोड्यूस्ड से बेहतर हम इंड्यूस्ड लिख लें, चलेगा? EMF इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। EMF इंड्यूस्ड इन इंडक्टर। अब एक बात और बताओ जरा, क्या फॉर्मूला होगा इसका? E इज इक्वल टू माइनस का L di अपॉन, ये होगा ना, ये माइनस का लगाया मतलब ये इसके चेंज को अपोज करेगा, माइनस लगाया ना, मतलब ये इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो जब तक ये इसको ओवरकम नहीं कर लेगा
तब तक इसमें करंट क्या रहेगी, 0 रहेगी। बस नहीं कुछ, चलो अभी समझेंगे जब ग्राफ बनाएंगे। फिलहाल के लिए समझो नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण नेट ईएमएफ कितना होगा भैया, हम क्या कहेंगे ई नेट कितना होगा भैया, ये वाला और ये वाला जोड़ दो तो हम कहेंगे सर ई प्लस, या ई की जगह ये लिख लूँ पूरा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही लिखूँ ना, प्लस ये वाला, ये कितना है माइनस का एल डी आई अपॉन, समझ गए, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलो बात में आई। अब चूंकि ये प्योरली इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है, 0, रेजिस्टेंस क्या है, तो ये नेट ईएमएफ भी कितना होना चाहिए, 0। बस मैं नहीं आई, अगर ना समझ में आया तो ऐसे भी कह सकते हो। सिंस हम जानते हैं ई नेट कितना होता है, ई नेट इज इक्वल टू आई इंटू आर नेट, पढ़ा है क्या, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया था। ई नेट कितना है, ये है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का एल डी आई अपॉन इज इक्वल टू आई, रेजिस्टेंस कितना है, 0, क्योंकि हमने तो इंडक्टर लगा रखा ना। हाँ, ये हम एज्यूम करते हुए चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है सर भाई ये जो हमने सर्किट बनाया, सर्किट का भी तो अपना एक रेजिस्टेंस होता है, मेटल का बना होगा ना, उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमने एज्यूम कर लिया है कि भैया जो हमने सर्किट बनाया है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 0। दिस मीन्स कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना, समझ पा रहे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, देखो ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा ना फिर, क्योंकि तो 0 हो गया, 0 में ऐड हो जाएगा एल डी आई अपॉन, समझना की बात नहीं है, इसको क्या भेज दो, इधर भेज दो, क्योंकि भैया चेंज किस में आएगा, इस एंगल में चेंज आएगा ना, तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजो, तो इसको पहले लिख लो यहाँ पे। अच्छा ये समझ पाते हो कैसे इधर उधर कर देते हैं, तो ये लिखेंगे हमें एल डी आई, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, एल मल्टीप्लाइन था डिवाइड में आ जाएगा ना, क्या कर देंगे अब, इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, करंट 0 होगा, क्यों करंट 0 क्यों होगा, आई से 0 इनपुट किया तो करंट 0 नहीं होगा भाई, करंट तो कुछ ना कुछ होगा। अब चूंकि रेजिस्टेंस 0 था तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, नहीं समझे। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लो कर दिया हमने, देखो ये डी आई का बन जाएगा आई, है ना, ये कितना हो जाएगा ई नॉट बाई एल, कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी डी टी का, डन। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको मिटा दो, बता दो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का, शाबाश। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, I इज इक्वल टू ऊपर लिखा है ई नॉट अपॉन एल, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ओमेगा टी, और हमने कहा था चूंकि हमने टी के रिस्पेक्ट में किया तो टी के अलावा जो बचेगा इंटीग्रेशन में नीचे लिख लेते हैं ना, तो नीचे ओमेगा आ जाएगा ना, तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल हो जाएगा ना, और ये माइनस का लगा हुआ है, माइनस का लगा है ना, कॉस ओमेगा टी। चूंकि हमने कहा था कि हमें सारी इक्वेशन साइन के फॉर्म में लिखनी है, किसके फॉर्म में लिखनी है, साइन के फॉर्म में, तो क्यों ना इसको चेंज कर लिया जाए भाई, हमारा जो ईएमएफ है वो किसके फॉर्म में है, साइन के फॉर्म में, जबकि ये किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, तो साइन बदल लें। जब इसको साइन के फॉर्म में बदलोगे, माइनस का ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, तो इसको 90 से चेंज करना पड़ता है, तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, बोलो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, आई बात में। अब ये माइनस इसके अंदर दे दोगे तो इसकी जगह बदल जाएगी, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये हो जाएगा साइन
ओमेगा टी पहले आ जाएगा ना, माइनस पाई बाई, अब ये जो ओमेगा मतलब ई नॉट अपॉन ओमेगा एल है, इसको क्या कह सकते हैं, आई डॉट कह सकते हैं, क्योंकि हमें इसी फॉर्म में लाना है ना। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, बोलो बात समझ में आई यहाँ से, पक्का। हेयर यहाँ पे अगर कोई पूछे आई नॉट क्या है, तो आई नॉट है सर क्या, ई नॉट ओमेगा एल, बोलो बात नहीं। अभी इसका एक डेरिवेशन करवाएंगे आगे इंडक्टिव रिएक्टेंस का, तो वहां पर ये यूज होगा, ठीक है। ओमेगा एल अगर इसको उससे कंपेयर करो ओम्स लॉ से, ओम लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू ई बाई आर बताया था ना अभी, देखो आई इज इक्वल टू ई बाई आर होगा ना, समझ रहे समझ रहे हो। तो यहाँ आई नॉट है, आई नॉट नीचे आर होना चाहिए ना, आर मतलब रेजिस्टेंस, आर मतलब रेजिस्टेंस मतलब जो करंट को अपोज कर रहा है, तो यहाँ पर आर था, यहाँ पर क्या है ओमेगा एल, तो इसको हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, इसको क्या लिखोगे एक्स एल, क्या लिखोगे, नहीं समझे, समझा है ना। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली, क्या पता चली, अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमने कहा सर हमें दिख रहा है कि ये और ये सेम होगा ना, इसी की जगह पर तो लिखा है, तो हमें यहाँ से पता चला क्या सर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल। इसका फॉर्मूला भी डेरिवेट करेंगे, फिलहाल इस पर ध्यान देंगे, ठीक है। ये समझ गए ना कहाँ से, इस पर ध्यान दो जरा, ये वाली इक्वेशन ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 2, और ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें करंट में माइनस पाई बाई 2 हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है, फेज डिफरेंस कितना होगा, इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होगा, हाँ पाई बाई 2 फेज डिफरेंस, अरे बेटा यही तो एक्स्ट्रा है खाली पाई बाई 2, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ पाई बाई 2, कितना हुआ पाई बाई 2। तो करंट लैग कर रही है कि लीड कर रही है, भाई दो चीजें लिख पाए थे ना, फाई अगर है तो या तो लैग करेगा या तो लीड करेगा, तो इस केस में लैग कर रहा है कि लीड कर रहा है, देखो एंगल माइनस किया ना, लैग कर जाएगा, कौन करंट लैग कर रहा है, ये करंट, करंट लैग्स बिहाइंड द EMF E बाय फेज डिफरेंस पाई बाई 2। आ गई बात सुनने, पक्का। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं जरा, है ना। समझ में आ रहा है ना पूरा, पक्का। वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, ई और आई, ई रहेगा और आई एक साथ बताएगा, और ये क्या बताएगा ओमेगा टी, है ना। तो भैया सबसे पहले EMF का बनाएंगे, किससे बनाएंगे, ऐसे ही होगा लगभग, ये बड़ा डब्बा ज्यादा बना दिया, लगभग बराबर ही बनेगा, ठीक है मान लो लगभग क्या पूरा, समझ गए ना। अब एक बात बताओ, करंट क्या कर रही थी, लैग कर रही थी ना, और सेकेंड चीज स्टार्टिंग में ये इसके EMF को अपोज करेगा, हमने कहा था इसका EMF इसको पहले अपोज करेगा, तो जब तक ये इसको ओवरकम नहीं कर लेगा तब तक सर्किट में कोई करंट जीरो रहेगी, नहीं समझा। ये EMF मार जोर लगाया था, ए भाईजा करंट भाईजा करंट, ये क्या कह रहा है, ना बह दे, क्या कहेगा, नहीं बहने देंगे, ये कहेगा हम तुमसे ताकतवर हैं, अभी तुमको उड़ा रहे। तो जब तक ये इसको ओवरकम नहीं कर लेता तब तक कोई करंट नहीं रहेगी, जैसे ये इसको ओवरकम करना मतलब जीत लेना, इससे ज़्यादा हो जाना। मान लेते हैं जो हमने AC सोर्स में दिया था, हमने 10 वोल्ट का EMF दिया था, और ये कितना था, मान लेते हैं 0 या फिर मान लेते हैं 2 वोल्ट था, कितना था 2 वोल्ट इंड्यूस कर रहा था, मान लेते हैं। तो जब तक ये इसके आगे नहीं चला जाएगा, जब तक ये इसके आगे नहीं चला जाएगा, भैया पहले 1 वोल्ट होगा, फिर 2 वोल्ट लगाएगा, फिर 3 वोल्ट लगाएगा, यहाँ तक कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, यहाँ से फ्लो करना चालू करेगी, समझा ना। तो इसका ग्राफ भी ऐसे होगा, फिर ये पीछे पीछे चलेगा, इससे करंट जो कहाँ चलेगी, पीछे पीछे चलेगी, करंट चलेगी ऐसे, यहाँ चलेगी ना करंट, भाई ये तो 0 था ना, ये हमने क्या बना दिया, ब्लैक वाला EMF है, E को डिनोट कर रहा है,
तो करंट बनाएंगे यहाँ से ऐसे, ऐसे समझ पाए? कुछ नहीं समझ पाए? हाँ, ये कितना है पाई बाई 2, पाई बाई, ये कितना है पाई, ये कितना है 3 पाई बाई, और ये कितना होगा 2 पाई, 4 पाई बाई 2, 2 से 2, 4 2 से कट जाएगा, 2 2 4। समझ आ रही बात नहीं आ रही? डन। तो देखो ये करंट पीछे चलिए ना, जो आई है ये हमारी है आई बता रही है, और ये बता रहा है क्या EMF। लो बात समझ आ गई? अभी इसका फेजर डायग्राम बना लेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसे तो बनता है। ये वाला पॉइंट 0 होता है यहाँ पर, ओरिजिन इधर इसमें नहीं बना है, बना लेना इसमें, ठीक है। ये वाई है और ये एक्स एक्सिस है। EMF लीड कर रहा है ना, आगे है, ये हमने बना दिया EMF E, ठीक। और ये इससे 90 डिग्री पीछे है ना। अगर सोचो ये EMF इतना ओमेगा टी है, कितना है ये कितना है ओमेगा टी, तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे चलेगी ना। 90 डिग्री इसके भाई ये तो भाई 90 डिग्री तो पूरा ये हुआ ना। अगर इसका 90 डिग्री कम करोगे तो इस वाले में आ जाएगा ना। नहीं समझ पाए? पक्का? तो ये क्या होगा अब, ये वाला एंगल कौन सा, बड़ा वाला एंगल, ये कितना होगा पाई बाई 2, 90 डिग्री है ना, पाई बाई, नहीं समझे? डन। ओके, बस हो गया। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ इसमें, क्या लिखेंगे फेज डिफरेंस? हाँ, फेज डिफरेंस दिखे हमें यहाँ पे पाई बाई 2। अरे यार, और ये क्या मतलब है इसका? करंट लैग कर रही है ना, करंट आई लैग्स बिहाइंड द EMF E बाय पाई बाई 2 रेडियन, है ना। देखो जब इसमें लिखो पाई बाई 2 तो रेडियन लिखना, और अगर इसको 90 डिग्री लिखना चाहते हो और 90 डिग्री हो जाएगा तब। डन। अब एक चीज और, अब हेडिंग लिखो इसी के नीचे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसी का है। अब इनमें कहा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका भी हमें फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। एग्जाम में आपको बस यहां तक करना है, मतलब ये मत लिखना, ये सब बस ये लिखना, हियर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा N। डन। कितना बाकी है, इधर हो गया, चलो बनाओ फटाफट। अरे 2 मिनट का है, भैया भैया कर रही हो तुम। आपने बताया यही तो कमाल है मेरा, मैं बिना बताए सब कुछ सिखा देता हूँ। अब हेडिंग लिखो इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये मिटा दूंगी फिर से, तो समझाना नहीं इसको, ठीक है। ज्यादा समझ में आता है क्या? हाँ कह सकते हैं। ज्यादा लोग रहते हैं तो बहुत सारी बातें वगैरह करते रहते हैं ना, तो सब किसी को चुप कराओ, फिर ध्यान बटता रहता है। अभी कोई होता तो फिर आप बतिया रही होती, कोई कुछ कमेंट करता है, फिर आप उस पर रिएक्ट करते, तो दिमाग वहां से कट जाता है।
ऐसा समझो हमारा जो सोच होता है, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है ना, वो एक फ्लो होता है। क्या होता है? फ्लो। वो फ्लो अगर बढ़ जाएगा तो आपके फ्लो में कमी नहीं आ जाएगी। ऐसे जैसे नदी का पानी है, अगर बहने का एक ही रास्ता है सिर्फ, तो बहुत तेजी से बहेगा उसी रास्ते से, है ना, पूरा पानी उसी नदी में जाएगा। लेकिन अगर उसी नदियों से ढेर सारी क्या काट दो, नहरें निकाल दो ढेर सारी, तो धीरे धीरे उस नदी का पानी भी कम हो जाएगा और फ्लो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि फ्लो पानी का क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे ही हमारा ध्यान होता है। सारा ध्यान, सारी शक्ति एक जगह लगा दोगे तो बढ़िया समझ में आएगा। और अगर अपना ध्यान इधर उधर बांटते रहोगे, दोस्त का डब्बा चेक कर रहे हैं, उनसे गॉसिप्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो दिमाग में आता नहीं है। इसीलिए तो बच्चे कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तभी तो मैं कहता हूँ जब भी पढ़ा रहा हूँ तो सीधे बोर्ड पे देखो। पढ़ाने के लिए क्लास के पहले बतिया लो, फिर जैसे क्लास के बाद बतिया लो। क्लास का टाइम एकदम ध्यान से देखा करो। क्या लिखा? इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना, इसमें लिखो जाके जरा। लिखो नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन। नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन स्पीड में लिखना। नॉन रेजिस्टिव ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, इज कॉल्ड रिएक्टेंस। देखो नॉन रेजिस्टिव लिखा है ना, आपको ध्यान हो, अभी मैंने सर्किट पढ़ाया था तो बताया था मैंने, जब रेजिस्टेंस होता है तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था तो रजिस्टर के लिए क्या बोला था, रेजिस्टेंस। लेकिन अदर जब L जोड़ा था, C जोड़ा था, तो क्या बोला, रिएक्टेंस बोला था। इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडक्टिव की कैपेसिटिव, इंडक्टिव। तो लिख लो, हियर इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, हियर इट इज कॉल्ड इंडक्टिव reactance, here it is called inductive reactance denoted by X, और वो नीचे लगा लेना XL, लिख लेना XL। डन। अब छोटी छोटी मगर मोटी बात है, फॉर्मूला कैसे, एकदम 2 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट में। हमने क्या लिखा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस किससे डिनोट करोगे, एक्सेल से। अच्छा, इसका यूनिट नहीं लिख पाया हमने इधर। अच्छा, उधर तो आर के लिए तो ओम होता है ना, एल के लिए भी ओम होता है, सी के लिए भी। एक्सेल हो चाहे एक्ससी हो चाहे आर हो चाहे इम्पिडेंस हो, नहीं समझे। बैरियर मतलब यूनिट क्या होगा, ओम। जैसे पोटेंशियल हो चाहे ईएमएफ हो, यूनिट क्या होता है, वोल्ट। करंट हो चाहे मैक्सिमम करंट हो चाहे आईआरएमएस हो, यूनिट क्या रहता है। उसी तरह से रेजिस्टेंस हो चाहे इंडक्टिव हो चाहे रिएक्टेंस हो चाहे प्योरली रेजिस्टिव हो चाहे इंपिडेंस हो, क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे। अभी हमने बोला था, वहां से कंपेयर किया तो तुमने क्या बताया था, सर ऐसा लग रहा है कि ये जो ओमेगा एल है क्या है, यही तो एक्सएल लिखा था हमने। तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एफ होती है क्या, 2 पाई एफ होता है ना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। यहां से देखो हमें 2 बातें पता चली हैं। हियर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव, ये फ्रीक्वेंसी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, मतलब करंट की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी, करंट की फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगी, रिएक्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। करंट बढ़ी मतलब करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो रिएक्टेंस बढ़ी। बस में कि अब इसी को एक बार डीसी के लिए कर लें, एक बार एसी के लिए कर लेते हैं ना। ध्यान से फॉर एसी किसके लिए, तो एसी के लिए हमें दिख रहा है क्या, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, साफ साफ दिख रहा है। डीसी में क्या होता है बेटा, डीसी में फ्रीक्वेंसी 0 होती है ना,
डीसी फ्रीक्वेंसी से सीधे से जाती है ना, ट्रेन से जाती है, साइकिल से तो एसी चलती है, फ्रीक्वेंसी और डीसी किससे चलती है, ट्रेन से चलती है। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी होती है 0, अब फ्रीक्वेंसी 0 है तो उसके लिए एक्सएल भी कितना हो जाएगा, नहीं समझा? मतलब डीसी में ये काम नहीं करता, डीसी से अगर कनेक्ट कराओगे तो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, नहीं समझा? अगर हम इंडक्टर को किसी डीसी सर्किट से कनेक्ट करा देते हैं तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी रिएक्टेंस नहीं आता है, बहुत इजी फ्लो होता है। रिएक्टेंस 0 हो गई, इसका मतलब एकदम स्मूथ फ्लो ऑफ करंट होगा, कोई बैरियर नहीं, नो बैरियर। इसका मतलब क्या हुआ, नो बैरियर इन फ्लो ऑफ करंट, करंट के लिए फिर चार्ज के लिए ना, फॉर डीसी सोर्स, समझ गए ना? अब अगली चीज इसका ग्राफ, एक और चीज रिलेशन बिटवीन IRMS और मैक्सिमम करंट है ना, आपने पढ़ा था IRMS इज इक्वल कितना होता है, E नॉट अपॉन √2, क्या होता है, E नॉट अपॉन, इसको भी लिख लेना, रिलेशन बिटवीन IRMS एंड ERMS, ठीक है? हम जानते हैं सर IRMS कितना होता है, IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2, I नॉट अपॉन, अब एक बात बताओ, I नॉट का फॉर्मूला भी हमने लिखा था क्या, I नॉट इज इक्वल टू क्या बोलते हो, E नॉट अपॉन ओमेगा L, याद आया ना? ये √2 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इससे, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब बेटा ओमेगा L को क्या लिख सकते हो, ओमेगा L को XL लिख सकते हैं ना, ओमेगा L को XL और ये √2 ऐसे ही है ना। अब देखो क्या है, E नॉट बाई XL है ना, E नॉट बाई XL को क्या लिख सकते हो, अरे भाई E नॉट बाई XL को क्या लिख सकते हो, ERMS लिख सकते हो ना, हाँ नहीं समझे? नहीं थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा मिस्टेक होगा, ये नहीं इसके बराबर, मैं भी पागल हूँ, ध्यान नहीं दिया, सॉरी गलती हो गया थोड़ा सा, E नॉट बाई √2, अरे जैसे यहाँ पर IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2, इसी तरह से क्या होता है, ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई √2 होता है क्या, है ना? तो बस इसको लिख लो, ERMS अपॉन क्या है, XL है ना, नहीं समझे? और ये क्या है, IRMS, ये किसके लिए फॉर्मूला निकला है, इंडक्टर के लिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, बोल बस नहीं। IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XL, वैसे भी एक करंट बराबर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना, I इज इक्वल टू V बाई R होता है ना, V मतलब पोटेंशियल, नीचे अरे ऊपर वोल्ट होगा नीचे ओम होगा, तो वही तो लिखा है वोल्ट अपॉन ओम, नहीं समझे? और XL का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ओमेगा L, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तुम हो रहे हो कंफ्यूज, हमको लग रहा है ना, फिर से समझो जरा इसको। हमने क्या कहा, IRMS किसके बराबर होता है, I नॉट अपॉन √2। फिर आपने कहा भैया I नॉट के बारे में अभी हमने पढ़ा था, क्या था, E नॉट अपॉन ओमेगा L, √2 तो ऐसे ही रहा ना, है ना? फिर हमने कहा ये E नॉट बाई √2 दिख रहा है ना, तो इसको हम क्या ले सकते हैं भाई, इसको क्या ले सकते हैं, ERMS ले सकते हैं ना, क्या ले सकते हैं, तो ERMS अपॉन सॉरी ओमेगा L ना, इसको लिख लिया, ये वैसे रह गया। अब ओमेगा L को क्या ले सकते हो,
एक्सेल, नहीं समझे? तो इसके कितने फार्मूले, एक तो ये फार्मूला, फिर ये फार्मूला, ये और ये सब बराबर है, नहीं समझे? हाँ ये आई आर में से बराबर होगा। हाँ आई, अरे यही तो है, इसी का फार्मूला तो सॉल्व करते मिलेंगे उधर। आप इसी के नीचे करते चले जाना ऐसे, इधर उधर, इसी के नीचे, ये वाला इसके नीचे करना। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ वो देख लो, वो वेरिएशन बस खत्म गानी, ठीक है। इसका अगर ग्राफ बनाना होगा, इसका एक्सेल और एफ का, वेरिएशन बिटवीन एक्सेल एंड एफ, ये फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, इस पर एक्सेल ले लेते हैं। हमने क्या बताया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ एकदम सीधी लाइन होती है ऐसे, समझ गए ना? ठीक है, इसका मतलब है जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या, जैसे, अरे इसको पढ़ना आता है कि नहीं आता है? लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं ना। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी छोटी ली तो रेजिस्टेंस भी छोटा मिला ना, फ्रीक्वेंसी बड़ी ले लो तो इस बार ये भी क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। और बढ़ा दो फ्रीक्वेंसी तो रिएक्टेंस भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ी, रिएक्टेंस भी बढ़ी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। देखो दो ग्राफ सीख लो, हमेशा जीवन में काम आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किधर देखो, जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी हो तो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे बनता है ना। यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? अगर ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/b के तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये b है और ये a है ना। b जितना कम करोगे a उतना ज़्यादा मिलेगा ना। b जितना कम होगा a देखो बढ़ रहा है ना, नहीं समझे? और ये थोड़ा दूर बना दिया हमने, पास से खींचना चाहिए, टच नहीं करेगा लेकिन। डन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में कराएंगे जिसमें सिर्फ कैपेसिटर होगा और एक एलसी सर्किट कराएंगे। डन।